अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी है। दौरान समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि अगर ये सीटें नहीं दी गई तो पार्लियामेंट पूरी नहीं होगी। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तें कब्जा ग्रुप्स को दी गई हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कब्जा ग्रुप्स ना कहें, इनको सीटें इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। जबकि गुज़श्ता रोज़ अदालत ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये कहा था कि ऐसा लगता है जैसे माले गनीमत तकसीम हुआ हो। ये मामला पार्लियामान में भेजने की भी बात की गई है। बहरहाल आज के अदालती फैसले पर असद कैसर ने अपनी तोपों का रुख चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ करते हुए कहा कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाया जाए, अब हम मज़ाहमत की सियासत करेंगे। में रिपोर्ट भी मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है, तकरीबन पीटीआई की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक कनाडा के बारे में कहा जा रहा है एम्बेसडर बनाया जाएगा। एक बात बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे। हुकूमत में तो वैसे भी अब नहीं है, इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं, ये बनाना रिपब्लिक आप बना रहे हैं, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। एक और मामला वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात का है, जिसके हवाले से ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ अपने बुनियादी मौक़िफ़ से पीछे हट गई है और इसने समझौता कर लिया है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस मुलाकात को बारिश के पहले कतरे से तशबीह देते हुए कहा कि अपोजिशन का जमहूरी अमल का हिस्सा बनना खुशाइंद है। इन बातों में कितनी हकीकत है, इसी पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा शहराम तरकई साहब। शहराम तरकई साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने तो दरखास्त खारिज कर दी, अब आगे क्या इरादा है, आगे क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? शुक्रिया जी। बिल्कुल आज का फैसला हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि हमें होप था कि जो हमारा राइट है वो हमें मिल जाएगा। बहरहाल कोर्ट का फैसला है वो तो एक्सेप्टेबल है। अभी हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे और हमारे लॉयर्स, हमारी लीगल टीम को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जो हमारी जो चीज़ें हम वहाँ पे डिफेंड ना कर सके, जिस मौक़िफ़ को या हमारी कमज़ोरी रही मैं समझता हूँ, उसको हमें कमज़ोरियों को ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट के लिए हमें प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी और वहाँ पे हम समझते हैं कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, और हमारा राइट भी है, हमें समझते हैं। साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी पार्टी के अंदर दो बातें चल रही हैं। एक तरफ आपके साबिक स्पीकर असद कैसर साहब कहते हैं कि मज़ाहमत की सियासत करेंगे, दूसरी तरफ आपके वज़ीर आला वज़ीर आज़म से भी मिलते हैं और साथ में आपके चेयरमैन यानी जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनका भी बयान आ जाता है कि नहीं जी हमें मुलाकातें भी करनी चाहिए। आखिर आपकी असल पॉलिसी क्या मज़ाहमत की तरफ जाना है, मफाहमत की तरफ जाना है या कुछ और है? हबीब अकरम साहब शुक्रिया। देखें, जहाँ तक चीफ़ मिनिस्टर साहब की बात है, क्योंकि वो एक सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सूबा चलाना है और सूबे का वफाक के साथ इंटरेक्शन या बहुत सारे इश्यूज़ पे मीटिंग्स होती रहती हैं, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल अमल है। अब पिछले अदवार में भी अगर देख ले, जब 13 से 18 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उन दिनों भी चीफ़ मिनिस्टर हम पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो हमारा अपना एक मौक़िफ़, पॉलिटिकल मौक़िफ़ जो था वो था, अभी भी हमारा है। लेकिन जहाँ तक सूबे के चलाने की बात है, सूबे के मसाइल की बात है, सूबे के आउटस्टैंडिंग्स जो हैं या जो बकाया जो वफाक को देने हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है या रॉयल्टी के इश्यूज़ हैं, उस पर तो चीफ़ मिनिस्टर वफाक से बात ज़रूर करेंगे हबीब भाई, और ये मतलब ये ज़रूरी है, इसके बगैर हो नहीं सकता। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जी मज़ाहमत की बात करते हैं, देखें मज़ाहमत हम क्यों करते हैं, हम इसी वजह से कर रहे हैं कि जो हमें मैंडेट मिला, जो लोगों ने हमें तहरीक इंसाफ को वोट दिया, वो वोट एक 8 फरवरी के लोग हैं और एक 9 फरवरी के लोग हैं, या एक फॉर्म 45 के, एक फॉर्म 47 के हैं। ये हम समझते हैं कि जो मौजूदा पंजाब की हुकूमत है या वफाक की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की पैदाइश है। तो ये तो एक इलीगल इन्होंने डाका डाला है लोगों के मैंडेट पे, और वहाँ से इन्होंने सब कुछ बदल के ये हुकूमत में बैठ गए हैं। तो हम तो आवाज़ असेंबली में भी उठाएंगे, हम आवाज़ स्ट्रीट्स में भी उठाएंगे,
जहाँ तक इसकी बात है कि जहाँ तक मखसूस नशिस्तों की बात है, देखिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी मैं दूसरे उस चैनल पे बैठा हुआ था, उस पर भी ये कह रहा था कि 19 सीटें तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में सारी जो अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं उनकी बनती हैं। तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, वो तकरीबन 23 हैं या 24 हैं। तो उनकी अपनी तादाद 19 है। अब हमारी 24 सीटें इनको दे देंगे, मतलब इट डजंट मेक सेंस। दुनिया के किसी कानून में ये नहीं होता। लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, अब वो एक पार्टी हमने सुनी, इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली क्योंकि तहरीक इंसाफ का इशू है, मैं वो सिंबल का उसका, तो वो सीटें सुनी इत्तेहाद काउंसिल को आपको देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को। मतलब एक पार्टी की 2 नशिस्तें हैं। हाँ। उसको आप, उसकी अपनी तादाद 2 है, आप उसको 5 और दे रहे हैं। अच्छा। ये कौम इसको मानने को तैयार नहीं है। इट डजंट मेक सेंस। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ऑब्वियसली हम आवाज उठाएंगे, ये बताइएगा, एहतजाज भी करेंगे, असेंबली के अंदर भी करेंगे, असेंबली के बाहर भी करेंगे। लेकिन यहां से एक बात ये भी आ रही है कि खुद आपकी पार्टी के अंदर एक गिरोह वकला है और एक गिरोह कारकुना है। अब ये गिरोह वकला और गिरोह कारकुना के दरमियान कुछ झड़पें होती रहती हैं। ये बताइए कि इसकी रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे? देखें हबीब अकरम साहब, पिछले आप 9-10 महीने से देख रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप तो या जेलों में थी या छुपी हुई थी, मैं खुद भी नहीं था। तो ऑब्वियसली खान साहब जब जेल में गए तो इंटरेक्शन वकलाई कर सकते थे। वकला ने एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया है ये पिछले 9-10 महीनों में। खान साहब के साथ इंटरेक्शन की है, पार्टी का मैसेज लेके गए हैं, पार्टी का मैसेज वापस लेके खान साहब तक लेके गए और खान साहब का मैसेज वापस लेके आए हैं। कम्युनिकेशन का खान साहब के साथ हमारा इशू रहा है ये पिछले 9-10 महीनों में, लेकिन अभी पॉलिटिकल लीडरशिप और वकला मिल के देख रहे हैं। आप अभी भी, मतलब रिसेंटली खान साहब से मेरी भी मुलाकात हुई, हमारी बाकी लीडरशिप की भी मुख्तलिफ उसमें मुलाकात हुई, और दोबारा भी हम समझते हैं कि जितने खान साहब के साथ पॉलिटिकल लोग मिलेंगे तो पॉलिटिकल फैसले लेने में आसानी होगी। तो एज सच कोई बड़ा इशू है नहीं। बीच में छोटी मोटी अगर एक दूसरे के कहीं पे इंडिविजुअली कोई इख्तिलाफ आता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इससे भी एक बुनियादी बात है कि एक बात कही जा रही है शाहराम साहब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मफाहमत होनी चाहिए हुकूमत के साथ भी, और जाहिर है दीगर क्वार्टर्स जो हैं पावर के पाकिस्तान में उनके साथ भी, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि मज़ाहमत का रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए। ये बुनियादी फ़र्क भी तो है मेरे ख्याल से। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ में हबीब अकरम साहब, सारी उम्र हर बंदे की एक राय होती है, उस राय का एहतराम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में सारी एक राय से तो चल नहीं सकती, लेकिन जहाँ तक लोगों से बातचीत की बात है, बिल्कुल बातचीत तो हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन बात किस चीज़ पे होगी? देखिए, बात इस पे होगी जो हमारा मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए। ऑब्वियसली हम इस पे बात करने को तैयार, लेकिन हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हम लोगों ने जो लोग नुमाइंदे जहाँ पे चुने हैं, उन नुमाइंदों को असेंबली में होना चाहिए। अगर आप उन लोगों को बाहर कर देंगे और दूसरों को, इस पे पार्टी बिल्कुल मुतहिद है अबी बकरम साहब, इस पे आप बिल्कुल, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि इस पे तो बड़ी क्लैरिटी है कि हम अपने मैंडेट के लिए, जो हमारा मैंडेट चुराया गया है, उस पे हम इनसे बात करें कि हमारा मैंडेट, ये कहते हैं मफाहमत, हुकूमत कहती है मफाहमत करें, हमारे साथ बैठे, तो हम उनके साथ कैसे बैठेंगे? पहले आप हमारा मैंडेट हमें वापस करें, फिर हम आपके साथ। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में शहराम मौजूदा सूरत हाल में बड़ा जरूरी है ना कि आप लोग आपस में हर मामले पर मुत्तहिद हों। आज भी जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें काफ़ी तलखी की खबरें आई हैं सामने, और ये कि काफ़ी जो कोर कमेटी के अरकान थे वो मीटिंग अधूरी छोड़कर चले गए। अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों के अंदर ही रहेगी तो आप लोग कैसे फिर बैरूनी चैलेंजेस से निपट सकेंगे? बिल्कुल, मैं खुद कोर कमेटी का हिस्सा हूँ, लेकिन समहाउ मैं आज मिस कर गया, तो मुझे इस इंफॉर्मेशन का तो मुझे पता नहीं है जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोर कमेटी में हमारी बड़ी ओपन डिस्कशन होती है। हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, खुल के बात करते हैं, और फिर कलेक्टिवली एक कंक्लूजन पे पहुंच के उसको फिर बात आगे ले जाई जाती है। अच्छा। तो किसी के साथ इख्तिलाफ करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इसको कोई डिफरेंट नहीं देखता।
लेकिन बात क्या हुई है, क्योंकि मैं टीवी प्रोग्राम में हूँ तो मुझे तक अभी तक वो इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, पता कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पे मेरे ख्याल से हमारे सारे मेंबर्स को अफसोस हुआ है। उस पर ज़ाती तौर पे मैं भी समझता हूँ कि हमने उस तरह शायद प्ले नहीं किया, उस तरह डिफेंड नहीं किया या कर नहीं सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। तो क्योंकि मैं जब असेंबली से निकल रहा था तो ये फैसला उस वक्त आया, मैंने चंद एमएनएज़ के साथ वो शेयर किया और वो सारों को वो बात मतलब हम सबको उस पर अफसोस हुआ। तो शायद उसकी वजह से लोगों के जज्बात हों जो कि मेरे खुद भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल है, ये हो सकता है। ठीक। अच्छा शहराम तरक्की साहब, ये ठीक बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब चूंकि सूबे के वजीर आला हैं और सूबा इस वक्त माली मुश्किलात से और सिक्योरिटी चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो इस सिचुएशन में यकीनन उन्हें मरकज से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबरें हैं कि जो केपी में पीटीआई के अंदर प्रेशर ग्रुप्स है वो इस चीज़ को अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद इस वजह से भी अली अमीन गंडापुर साहब दबाव में आ सकते हैं। देखिए, अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ इमरान खान के कैंडिडेट हैं और इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के। उन्होंने सूबा चलाना है और सूबा चलाने के लिए उन्होंने वो सारे स्टेप्स लेने हैं। हमने डिलीवर करना है, हमें लोगों ने वहाँ पे मैंडेट दिया है। ठीक। और मैंडेट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे हम डिलीवर करें और हमें वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का हमारा सूबे में सबसे बड़ा इस वक्त इशू है, पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। तो अली अमीन को और उसकी गवर्नमेंट को और हम सबको, हम सब वहाँ के रहने वाले हैं, तो उसको और उसकी गवर्नमेंट को वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, उसके लिए उसको डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए उसको पैसे पुलिस पे खर्च करने हैं, ये उसका फ़र्ज़ है और ये मतलब उसकी प्रायोरिटी में है। दूसरा, वो सेहत कार्ड के हवाले से या बाकी माली मुश्किलात जो हैं या जो वफाक ने हमें पैसे देने हैं, जो कि मर्ज्ड एरियाज के पैसे तकरीबन कोई 60 अरब रुपए वफाक ने देने हैं जो अभी नहीं दिए हैं, या रॉयल्टी के हमारे बिजली के उसके पैसे हैं, तो उसके लिए तो अली अमीन ने बैठ के बात तो ज़रूर करनी है। मतलब ये है कि वो हमारी ज़रूरत है और हमारी वो हमें करना चाहिए। शहराम मतलब साहब ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसी मरकजी शख्सियत अभी तक कोई ऐसी नहीं डेवलप हो पाई जिस पे सबका एतमाद हो। ऐसा लगता है कि जैसे ही आपकी अडयाला जेल से आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मुतासिर होती है तो आपकी पार्टी के अंदर जो इत्तेहाद है वो कम होने लगता है। देखिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ खान साहब के इर्द गिर्द चलती है। हबीब साहब तो आपको तो पता है कि वो दिल जो है वो खान साहब है, तो ऑब्वियसली कनेक्शन वहाँ पे बॉन्ड मजबूत है और अल्लाह करे रहे, मतलब वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। जहाँ तक सेकंड इन लाइन जो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब सबसे सीनियर लीडर है, वो भी इस वक्त जेल में हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं, या अभी गौर साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, या बाकी जो हमारी लीडरशिप है, वो सारी आपस में इश्यूज़ पे डिस्कशन करती है, खान साहब के साथ मैसेजिंग करती है, खान साहब के थ्रू वकला के थ्रू मैसेज आता है और उसी के इर्द गिर्द फिर उसी पर डिसीजन करके आगे दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली चूंकि हर चीज़ खान साहब से रिलेटेड है तो वो हर बंदा खान साहब की तरफ देखता है। सच कोई बड़ा इशू मुझे लगता नहीं है। और एक चीज़ आपको तहरीक इंसाफ के बारे में बताऊं कि हम हर चीज़ पे बड़ा खुल के एक दूसरे के साथ हर बंदा अपनी राय का इजहार करता है। मतलब वो जैसी उसकी और उसमें कुछ तलखियां भी हो जाती हैं, खुल के बात करता है, वो सामने कोई वो नॉर्मल है जी। मैं मतलब मैं खुद भी मैं एट टाइम्स या कोई और मेरा कोलीग भाई, तो मतलब अगर आप राय का इजहार खुल के नहीं करेंगे तो तहरीक इंसाफ की खूबी है, खुल के और बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। अच्छा शहराम तरक्की साहब, असद कैसर साहब ने ये कहा कि ईद के बाद जोरदार तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं, तो क्या इस मामले पर JUI के साथ इत्तेहाद हो सकता है? मेरे ख्याल से इस पे मुझे क्लैरिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ जो एक इशू पे जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज असद कैसर साहब उसको लीड करते हैं, और वो है कि जी ये मुख्तलिफ ये जो इलेक्शन का जो 8 फरवरी का और ये 9 फरवरी का जो फॉर्म 45-47 वाला इशू है मैंडेट का, इसी पे हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी से हम डिस्कशन तो मौलाना अभी इसी हवाले से तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं ना?
बिल्कुल, वो उनका राइट है, वो चला सकते हैं। अभी बातचीत चल रही है, कोई फाइनल नहीं हुआ, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो है जो नहीं। ग्रैंड अलायंस बनाने की बात की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें कौन कौन सी जमातों के हवाले से बात हुई है कि इन्हें शामिल किया जा सकता है? ख़ास 3 जमातें हैं जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM, इनके अलावा सबसे मेरे ख्याल से बात हो सकती है और बात कर रहे हैं कि जी इसी एक इशू पे जो मैंडेट के इशू है, जो हर बंदा इस पे आवाज़ उठा रहा है, उस पर डिस्कशंस हो रही हैं। किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, लेकिन असद कैसर साहब उसको लीड कर रहे हैं और उस पर डिस्कशंस हो रही हैं। तो जैसे ही वो ऑब्वियसली किसी लेवल तक पहुंचेगी तो फिर बात सामने आएगी। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। ठीक है। और सेनेट इलेक्शन के हवाले से KP से नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो खान साहब फाइनल तो कुछ नाम तो सामने उन्होंने लिस्ट बनाई है। ठीक। वो खान साहब से डिस्कस करेंगे। खान साहब लास्ट अप्रूवल देंगे। वो मेरे ख्याल से इन डे और 2 खान साहब से जैसी उनकी मुलाकात होगी अली अमीन की इंशाल्लाह और बैरिस्टर गौर की, तो उस पर डिसाइड करेंगे। लेकिन होपफुली वो हो जाएगा, उसमें इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहराम तरकई साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, पेशावर हाई कोर्ट से तो दरखास्तें खारिज हो गई, अब PTI के पास क्या ऑप्शन है? जो पेशावर हाई कोर्ट से दरखास्तें खारिज हुई हैं वो मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। और आपको पता है कि मैंने जब भी कानून और दस्तूर की एक तशरीह के हवाले से जो भी तवक्को मैंने लगाई है वो हमेशा तबाह हो जाती है, वो कभी भी पूरी नहीं हुई। उन उम्मीदों पे हमेशा पानी फिर जाता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा। तो मेरी तवक्को ये थी कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जब बैठेंगे, लार्जर बेंच है, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो ढांचा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये तय करेंगे कि सीटें किस तरफ जानी चाहिए। लेकिन आज उन्होंने भी मेरे लिए इंतहाई काबिल कदर हैं और मुझे थोड़ा अफसोस है कि मैं इस इस्तदलाल को नहीं समझ पाया। ज़ाहिर है जब तफसीली फैसला आएगा तो उस वक्त बात पता चलेगी कि उन्होंने जो लाइन ऑफ रीजनिंग है वो क्या इख्तियार की है। लेकिन मुझे अपने कानूनी ढांचे में, अपने दस्तूर के ढांचे में और अपने कानूनी तनाजुर में मुझे ये फैसला ऐसा लगता है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं खड़ा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगैन फैसला किस बुनियाद पे होना है, क्या ढांचे, कानूनी ढांचे की और दस्तूरी ढांचे की बुनियाद पे होना है, या फिर एक है कि इस शिक की झैली शिक के तहत फलां जो कायदा था वो कायदा आपने चूंकि पूरा नहीं किया, कागज के ऊपर चूंकि नंबर नहीं लिखा, फलां तारीख को आपने बिल जमा नहीं कराया, तो इस वजह से हम आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते। ये इस तरफ जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि अदालत को खुद तशरीह करनी चाहिए थी, खुद तयन करना चाहिए था इस बात। ये निहायत ही तशरीह तलब मामला है और मेरा ख्याल है कि अदालत ने उन चीज़ों पर गौर नहीं किया जो उससे बार बार उसके सामने रखी जा रही थी। उन्होंने दीगर चीज़ों पर गौर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट से आपकी अब क्या तवक्कुआत हैं? क्योंकि शहराम तरकई साहब कह रहे थे कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तवक्को तो सुप्रीम कोर्ट से रखनी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि ये तवक्को तो सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त भी थी जब 2 सूबों के अंदर इलेक्शन का सवाल था। ये तवक्को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त भी थी जब वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का मामला पेश हुआ था। और ये तवक्को अब भी है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन अगैन ये मामला ऐसा है, तशरीह का मामला है। तो जब तशरीह और ताबीर का मामला हो तो उसमें वो फैक्ट्स का तयन तो नहीं होता ना, क्योंकि फैक्ट्स तो मुतय्यन हो चुके हैं। इसमें चूंकि तशरीह और ताबीर का मामला है तो तशरीह और ताबीर के मामले पर अदालत के पास रास्ता चुनने का इख्तियार बहुत बड़ा आ जाता है। यानी वो रास्ता जब ताबीर करेंगे आप किसी चीज की, तो आप बहुत खुले एरिया में से कोई एक पगडंडी पकड़ेंगे, कोई एक धागा पकड़ेंगे उलझनों से, और फिर उससे एक आप अपने इस्तदलाल आप उससे बनाएंगे। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ अरसे से जो तासुर दिया है, बिलखुसूस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में, वो ये है कि वो कानून की बिल्कुल उस हिस्से को देखते हैं कि जैसे वो लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे आप उसका फैसला उठा लीजिए जो इंतखाबी निशान का था। इंतखाबी निशान का फैसला खालिसतन फन्नी बुनियादों पे किया गया। उसमें दस्तूर और कानून की जो एक अदालती तशरीह है उसका सहारा नहीं लिया गया। तो जब आपने मामलात को इतनी फन्नी सतह पे, टेक्निकल लेवल पे ले आना है, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि जो इनकी सीटें हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
वो सीटें हैं मुमकिन है कि वो ना सिर्फ वो खतरे में पड़ जाए बल्कि उसके साथ ये भी हो जाए कि जनाब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सिरे से है ही नहीं। अच्छा, तो लेकिन हमीद साहब, जब बल्ले के निशान के मामले पर चीफ जस्टिस के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया था कि अगर निशान नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी, तो उन्होंने कहा था कि फिर हमारे पास आ जाइएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसका कुछ तो उम्मीद रखी जा उस वक्त सकती है। चीफ जस्टिस ने, अगर आप देखें तो उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये उस वक्त की बात है, अभी मैं इस मसले पर गौर ही नहीं करना चाहता। अच्छा। मैं अभी इस मसले पे, हम इस मसले को देखना ही नहीं चाहते क्योंकि इस वक्त ज़ेरे गौर मसला ये नहीं। तो देखिए, उससे अब आप उन फिक्रों से आप चाहे तो उम्मीद अखज़ कर लें, चाहे तो यास अखज़ कर लें, लेकिन अगेन मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का तर्ज अमल है पिछले चंद फैसलों का, कि उसमें टेक्निकल बुनियादें हैं, टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने एक कानूनी इस्तदलाल इख्तियार किया है जो दस्तूरी नहीं है अपनी नेचर में। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तमाम तरह उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से ही वाबस्ता हैं। देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़हर अब्बास साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने रवैये में कुछ लचक पैदा करे और मुफाहमत के हवाले से गो के 3 शराइत पेश की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अब देखना यह है कि दूसरी तरफ से उस पर क्या अमल दरामद होता है और क्या रिकन्सिलिएशन हो पाती है या नहीं हो पाती। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। मज़हर अब्बास साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इस मुलाकात को मुस्बत भी करार दिया, इससे एक तासुर ये आ रहा है सामने कि शायद मामलात कुछ मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? देखिए, अभी तो क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि ये कहना, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब हम किसी की मुखालफत करते हैं तो एक इतनी हार्ड पोजीशन ले लेते हैं। अब अली अमीन गंडापुर के बारे में विद इन पीटीआई जो है क्या तनकीद हो रही है। एक तरफ आपने नारा लगा दिया कि जी ये तो मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है और इससे मैं क्यों मिलूंगा और इस तरह की बातें, और दूसरी तरफ आप दूसरे ही दिन आप जाके जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो असल में हमें एक हार्ड पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है एक चीफ मिनिस्टर है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसने हर सूरत में, चाहे आपकी रिजर्वेशंस हो या नहीं हो, लेकिन फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो रिश्ता है वो तो अपनी जगह कायम होता है। पार्टीज पोजीशन अलग होती हैं। पार्टी जो है वो पोजीशन कोई और रखती है, पार्टी लीडर एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करेगा तो कैसे प्रोविंशियल गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। तो मतलब भाई, आपको लगता है कि कोई थोड़ी सी नरमी तरफैन में पैदा होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ काम करने का मौका मिलेगा? मतलब आज भी अगर देखें गुज़श्ता कुछ अरसे से, तो ऐसा लग रहा है कि तमाम तर कवानीन की तशरीह पीटीआई के गले में पड़ जाती। देखिए, अब हबीब, मसला ये है कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर और वजीर आजम की मुलाकात के ऑप्टिक्स बड़े अच्छे थे, एक आइस ब्रेकिंग कहा गया, लेकिन आज ही असद कैसर साहब का बयान देख लें आप जी। वो मज़ाहमत की सियासत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम तो मज़ाहमत की तरफ जाएंगे अगर ये चीजें नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन। तो पहले पीटीआई खुद तय कर ले, कहीं ये गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी तो नहीं चल रही मज़हर साहब? नहीं, ये एक खबर ये है कि असद कैसर साहब अपने भाई को स्पीकर बनाना चाहते थे। अच्छा। ये विद इन पीटीआई के भी इश्यूज हैं जी। जिस तरह बैरिस्टर गौहर और अफजल शेर मरवत साहब के इश्यूज हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में ये काफी इंटरनल पीटीआई के विद इन पीटीआई जो है काफी मामलात हैं। तो मेरे ख्याल में अब अनफॉर्चुनेटली जाहिर है बानी पीटीआई जो है वो अब अडियाला जेल में बैठ के किन किन मसाइल को सॉर्ट आउट करेंगे। ये मसाइल तो इन्हें खुद सॉर्ट आउट करने, तय कर लें आपने मज़ाहमती सियासत करनी है तो अली अमीन गंडापुर से कह दें कि जी वो आइंदा जो है फेडरल गवर्नमेंट से ना मिले, या ये कि तय करें कि भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो हमने बातचीत करनी है, इसलिए कि प्रोविंस को आगे बढ़ाना है, हमने फंड्स चाहिए, अभी बजट है, एनएफसी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, हमें अपनी रिसोर्सेज चाहिए। और या ये कि आप तय कर लें कि जी हमने लड़ाई लड़नी है तो ठीक है, तो फिर तो आप वही बात कहीं हम उसी तरफ ना चले जाएं कि जी कौमी असम्बली से भी निकल आए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी निकल आए और फिर वो लड़ाई वाली सूरत हाल। तो पहली चीज ये कि देखें, गवर्नमेंट प्रॉब्लम ये हो रही है
कि गवर्नमेंट तो इस वक्त या गवर्नमेंट के पीछे भी जो लोग हैं उनके असल मामलात पीटीआई से तय होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन तो नहीं है। लेकिन विदाउट इमरान खान, यानी इमरान खान जेल में हो, तो क्या पीटीआई कोई ऐसी मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने की सलाहियत रखती है जिसपे खुद विद इन पीटीआई, जो आप कह रहे हैं कि उसके जो इख्तलाफ है उनका, वो छोड़ दिया जाए और किसी मुत्तफिका एक हिकमत अमली पे काम किया जाए? वो आपको कोई बनते नजर आ रही है? क्योंकि अगर ये नहीं बनती तो इस तरह तो फिर मौजूदा हुकूमत को वॉकओवर मिलता रहेगा। अभी ये इशू बहुत पुराने हैं पीटीआई से। मेरी माजी में जो है वो इमरान खान साहब से बातचीत होती भी रही है। इवन जो 2013 में इलेक्शंस उन्होंने कराए थे, पार्टी के इलेक्शन, बाद में मुझसे कहते थे कि ये मेरा सबसे गलत फैसला था। और गलत फैसला ये नहीं था कि पीटीआई के इलेक्शन क्यों कराए, गलत फैसला ये था कि जनरल इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले नहीं कराने चाहिए थे। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि फिर हुआ ये कि जो पार्टी इलेक्शंस हुए उसमें शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन आमने सामने आके खड़े हो गए, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट गया वो जनरल इलेक्शन पे गया इसमें। तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो उसके बाद एकदम पीटीआई के अंदर इलेक्शंस का सिलसिला ही तकरीबन रुक सा गया था। हालांकि उस वक्त भी मैंने उनसे यही कहा था कि ये सारी चीजें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि पार्टी इलेक्शंस ना हो, ये सारी जमातों का इशू है। लेकिन आपने कोई मिसाल कायम की है तो इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन डिफिकल्ट है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा डिफिकल्ट है पीटीआई में, खासतौर पे ऐसी जगह जहां आपको पता है कि आपकी पिछले 2 इलेक्शन में मुसलसल 2/3 मेजॉरिटी आ रही है और ओवरऑल आपकी 3rd वो है। अब ये देखें, ये जो रिजर्व सीट वाला फैसला है, कम न कम मेरी जो है नाकिस राय में ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला किसका था, उसकी मंतक क्या थी, उससे बहुत बेहतर ऑप्शन जमात इस्लामी थी। चले जेयूआई के बारे में पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस थी, लेकिन जमात इस्लामी के साथ तो आप जा सकते थे। आप कोई जमात इस्लामी में शमूलियत थोड़ी कर रहे हैं। ये मसाइल भी ना होते, ये मसाइल नहीं होते, कभी भी नहीं होते। आप एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं और इस चीज को आपने देखा ही नहीं कि भाई वो पार्टी, उस पार्टी का सरबरा आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा है। जी। अच्छा मजहर साहब, आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यकसू नहीं हो पा रही कि किस तरह से स्ट्रेटजी को लेकर आगे चला जाए? अब हम देख रहे हैं बार बार एहतजाज की बात की जाती है। असद कैसर साहब कह रहे हैं ईद के बाद जोरदार तहरीक चलाएंगे। तहरीक कैसे चलाएंगे? बाहर निकलते हैं तो इनके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें तो कोई और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए फिर इस हवाले से। देखिए, एक तो देखे ना आपने, जब वही बात है कि पीटीआई में एक इशू ये भी आया इस वक्त, अगर आप देखें उनकी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से लोग उनके गिरफ्तार हैं, बहुत से लोग फरार हैं। इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका कोई बहुत सियासी तजुर्बा या सियासी माजी नहीं है उनका। जैसे लॉयर्स हैं, जितने लॉयर्स हैं उनका कोई बड़ा तवील पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अब प्रॉब्लम उन लोगों को समझने की है जो पीटीआई के साथ साल से रहे हैं। मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब, चाहे बैकग्राउंड रह के आरिफ अलवी साहब एक रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। और बानी पीटीआई को कहीं ना कहीं एतमाद करना पड़ेगा कुछ अपने लोगों पे। उसकी वजह यह है कि पीटीआई में एक इशू ये रहा है हमेशा से कि चूंकि एक शख्स के गिर्द पार्टी घूम रही है, तो जब आप एक शख्स के गिर्द जिस तरह हमने एक तरफ फैमिली है, फैमिली में चले ये होता है कि एक फैमिली से दूसरे बेटे वही, तो कम से कम एक सिलसिला तो चलता रहता है। यहाँ इशू ये है कि यहाँ जो पूरी पॉलिसी है वो एक शख्स डिसाइड कर रहा है। और जमात पे फिर तितर बितर हो गई ना 9 मई के बाद। जी बिल्कुल यही हुआ ना उसमें। तो अगर अब आपने स्ट्रैटेजी बनानी है कि जी हमने ग्रैंड अलायंस बनाना है, तो ग्रैंड अलायंस का फैसला करे कोर कमेटी, उसमें तय करे कि जी जेयूआई के साथ भी बात करनी है, हमने जो है अचकजई से भी बात करनी है, हमने और जो दीगर जमात इस्लामी से बात करनी है, ताकि इस पर आप एक इत्तेहाद बना के कोई चीज आगे बढ़ाएं, या आपने खुद सोलो फ्लाइट करनी है तो उसके बारे में भी तय करें। लेकिन जेयूआई के साथ तो ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे ना मजहर अब्बास साहब, वो भी तो आड़े आएंगे। नहीं, ट्रस्ट इशू तो ये ना कि आपने मिनिमम एजेंडे पे जाना है ना। चले आप अपने तौर पे आपने करना है तो आपने किस तरह आगे बढ़ना है। अब सिर्फ ये कि आपने 23 मार्च का एक जलसा ऐलान कर दिया, कोई स्ट्रैटेजी, देखिए जब आप कोई मूवमेंट चलाते हैं तो उसकी कोई स्ट्रैटेजी होती है। मुझे पीटीआई में इस वक्त कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही ठीक कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, किस तरह आपने आगे बढ़ना है, वो बिल्कुल
ये डे टू डे बेसिस पर चल रही है पीटीआई इस वक्त। तो आरिफ अलवी साहब का किरदार आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में एक तो मुझे नहीं पता वो 2 साल की पाबंदी वाली जो बात होती है, लेकिन इवन फर्ज करें अगर वो है भी, तब भी बैकग्राउंड एडवाइस तो आरिफ अलवी साहब मेरा ख्याल है देंगे भी। जिन्होंने आके पहला बयान दिया था उससे मुझे ये था कि शायद ये अपना रोल करेंगे, और वो कर सकते हैं क्योंकि वो बहरहाल पीटीआई के बुनियादी लोगों में से हैं, पुराने लोगों में से हैं उन्हें। लेकिन पीटीआई ने डे टू डे बेसिस पर अगर पॉलिटिक्स करनी है तो उसका बहुत नुकसान होगा। उन्हें संजीदगी से एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि विद इन पार्लियामेंट हमने क्या करना है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इससे दूर रखना पड़ेगा आपको, देखिए, क्योंकि वहां परफॉर्मेंस मैटर करती है। वहां गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस देनी है, जब परफॉर्मेंस देनी है तो आपने फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी है, आपने उनसे पैसे लेने हैं। इन सारी चीजों को पीटीआई को देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। और इसीलिए कहा यही जाता है, और बहुत सी पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी अमल नहीं करते, कि भाई गवर्नमेंट और पार्टी दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब भी आप गवर्नमेंट में आते हैं तो पार्टी ओहदा छोड़ देना चाहिए आपको। पार्टी अलग चलती है और पार्टी चलाती है हुकूमतों को। तो लेकिन ये नहीं है हमारी सिचुएशन। खैर, उसको छोड़ के असल चीज ये कि देखिए, आपके 3 फ्रंट हैं इस वक्त पीटीआई के सामने। एक लीगल फ्रंट है जहां ये सारे फॉर्म 45, 47 वाले इश्यूज हैं। उस लीगल टीम को बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से दूर रहना चाहिए, उन्हें लीगल फाइट करनी चाहिए। आपने पॉलिटिकल फाइट करनी है, उसमें यही होता है कि विद इन पार्लियामेंट रह के आप किस रेजोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा देखें। बाद औक़ात ऐसा भी होता है, जैसे सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, अब सेनेट के इलेक्शन में इस डिसएडवांटेज के बावजूद भी पीटीआई के अच्छे खासे सेनेटर्स मुंतखब होंगे। उसमें सिलेक्शन ऑफ द सेनेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों को उधर भेज रहे हैं, कि कौन से आइडियोलॉजिकल लोग उधर जाएंगे जिसमें। तो मेरा ख्याल है अभी भी जो लोग ऑन ग्राउंड हैं, उसमें जो पुराने लोग हैं, उसमें उन लोगों को बैठ के पीटीआई को जाहिर इन कंसल्टेशन विद बानी चेयरमैन जरूर उस तरफ देखना चाहिए, ये डे टू बेसिस पर। और ये जो एक बिल्कुल पोल अपार्ट वाली पॉलिसी है ना, कि असद कैसर साहब मज़ाहमती सियासत की बात कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर मफाहमत की तरफ जा रहे हैं, ये चीजें तय करनी पड़ेंगी पीटीआई को। फोकस्ड होना पड़ेगा ताकि मामलात जो हैं उन्हें हल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ और इसमें ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कुछ जो अरकान हैं, जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, उनके दरमियान तलखियाँ भी हुई और इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, उन्होंने कोर कमेटी के मेंबरान को उस मुलाकात के हवाले से ब्रीफ भी किया। हबीब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई उसके बारे में ये तासुर क्यों आ रहा है कि शायद मामलात मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं? 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि अगर आपको याद हो तो भी कल मुलाकात हुई है, लेकिन परसों इलेक्शन कमीशन से एक फैसला भी आया था। जी, उससे भी जोड़ा जा रहा है। कमीशन से एक फैसला ये आया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम पे थी जिसको उन्होंने बेच के जीप खरीदी, लेकिन वो प्रॉपर्टी दरअसल उनके नाम आर्जी तौर पर लगाई गई थी और वो इंदुल तलब जो है, वो पार्टी जो भी आसिफ खान साहब जिन्होंने उनके नाम जमीन लगाई थी, उसको इंदुल तलब वापस देने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन उन्होंने उसको बेच के एक जीप खरीद ली। ठीक है, तो लिहाजा ये गलत फहमी, ये गलत बयानी है, इसकी बुनियाद पे उनकी जो रुकनीयत है सूबाई असम्बली की, उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। अब जब इलेक्शन कमीशन इस तरह का फैसला आता है, जैसे इलेक्शन कमीशन का, और आप उसका इस्तदलाल अगर देखें तो बड़ा ही अजीबोगरीब है। यानी क्या प्रॉपर्टी किसी के नाम आर्जी तौर पर लगाई गई और फिर इंदुल तलब वापस करने का फैसला किया, वापस करने का इरादा किया गया और कुछ स्टैम्प पेपर भी है। अब ये एक आप बज़ाहिर आपको ऐसे लगता है कि जैसे इस केस में ये थोड़ा सा शायद दबाव डालने की टैक्टिक है। अच्छा, शायद ऐसा लगता है, अगर जो उसकी कानूनी बुनियादें अलग हैं, भी जा रहा है, तो इस शायद ये वजह थी जिसकी वजह से दबाव में के बाद फैसलों पे आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से एतराज रहा है। तो जब ऐसी सूरत में कि इस तरफ एक फैसला आता है और उसमें
अली अमीन गंडापुर साहब को बताया जाता है कि फलां तारीख को आप डेरा इस्माइल खान चले जाएं और वहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश हो, और फिर अगले दिन मुलाकात होती है। तो जब अब वाकयात की तरतीब को एक खास अंदाज और में मुलाकात देखते को हैं, मुस्बत भी करार दिया जाए, और मुलाकात को मुस्बत भी करार दिया जाए, तो आप थोड़ा सा यानी एक शकूक व शुबहात का उठना बड़ा फितरी है। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जब कोई पार्टी मुश्किल में होती है तो फिर उसके तमाम जिम्मेदारान ये चाहते हैं कि हम मुश्किल का सामना भी इकट्ठे रह के करें। अब किसी एक को थोड़ी सी भी रियायत कहीं से मिलती है तो दूसरे को एतराज हो जाता है। एतराज शायद यही वजह है कि तलखी ठीक है। हो रही है। अच्छा, लेकिन अबीब साहब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज से हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मुश्किल में है लेकिन फिर अपनी शामत को भी दावत दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बातें कर रहे हैं पीटीआई रहनुमा कि वो शायद उन्हें किसी मुल्क का सफीर लगाया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी कर दी तरदीद में, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ना उनका ऐसा कोई इरादा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद मुल्क में ही रहेंगे, वो बैरून मुल्क किसी भी असाइनमेंट के तलबगार नहीं है। ऐसी अफवाहें फैलाने वाले को, इस अफवाह को बढ़ाने वालों को तनबीह की जाती है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मजीद ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शरपसंद अनासर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। एक तो ये है कि मुझे जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, उसका तो मामला इलेक्शन कमीशन के साथ कोई आज का ख़राब नहीं है, काफ़ी अरसे से ख़राब है। सही। और आपको याद है कि बाज़ ऐसे कलमात भी अदा किए गए इमरान खान साहब की तरफ से और उस वक्त फवाद चौधरी साहब की तरफ, जो अब पीटीआई में नहीं है, और फिर उन्हें इनके कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ा। तौहीन अदालत के मुकदमे इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कायम किए। तो लिहाजा ये मामला आज का नहीं है। फिर पिछले अरसे में जो कुछ हुआ है, जिस अंदाज में हुआ है, चलिए वो कानूनी था नहीं कानूनी था वो भी बात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। हाँ जी। पिछले 2 साल में खास तौर पे। तो इस वजह से भी फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराजात उठते हैं। अब तीसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि अगर भाई कनाडा में सफारत किसी शख्स को, किसी सीजन शख्स को दी जाए तो इसमें क्या बुराई। हाँ। ठीक है। इसमें मेरा ख्याल है एतराज क्या है? एतराज ये है कि जी वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इनाम के तौर पे दी जा रही। मेरा ख्याल है एतराज की बात इसमें ये यही है। अच्छा, अब फर्ज किया अगर इनाम के तौर पर दी जा रही है, पॉलिटिकल लोग तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, और ये भी तो कल को कोई उठ के कह दे कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही भी दरअसल किसी चीज का इनाम था, खुदा न खास्ता। तो इन बातों को आप कह रहे हैं सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अच्छा। ठीक है, सियासी लोग एक ये जो इल्जामात की ट्रेड है ये करते रहते हैं। सही। लेकिन उसके जवाब जो आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, मुझे इस पे यकीन मानिए जाती तौर पे कुछ तकलीफ हुई। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इसमें जो जबान आप देख लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लगता है कि आस्तीने, मैंने तो किसी और वजह से चढ़ा कि आस्तीने चढ़ा के बैठे हुए और उन्होंने बस एक तय किया हुआ है कि जरा आ जाओ असद कैसर, जरा आओ ना मैदान में। मेरे हाथ में चूंकि कानून का डंडा है तो लिहाजा मैं निमटना भी जानता हूँ। ये जबान जो है एक आईनी ओहदेदार और दस्तूरी ओहदेदार की नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि ये प्रेस रिलीज जिसने तैयार की है, अव्वल नंबर 1 इलेक्शन कमीशन को ये प्रेस रिलीज वापस लेनी चाहिए, क्लोजिंग का वक्त, और नंबर 2 ये है कि इस बंदे की गोशमाली करनी चाहिए जिसने ये प्रेस रिलीज तैयार की है। और अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अल्फाज हैं तो मेरा ख्याल है कि उन्हें फिर खुद रुजू करना चाहिए अपने अल्फाज से। ये ऐसे अल्फाज दस्तूरी ओहदेदारों के शायान शान नहीं होते। इस तरह आप अपने आप को पार्टी साबित कर लेते हैं क्योंकि उनके केसेस हैं आपके सामने। पीटीआई के लगे हुए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।